बैठ जाओ। आपका कितना क्या हो गया पहले एक बार बता दें आप। बता दीजिए चेक करें कौन सी बुक चल रही है आपकी। वो चल रही है ऑर्गेनिक। अपन देखो आपकी कितनी हो गई है क्या हो गई है वो तो मैडम आपको आके अभी करा देंगे जो भी आपकी बुक चल रही है। हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने क्या किया है क्या नहीं किया कोई आइडिया नहीं है उसमें। अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पेपर नंबर 3। एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया होगा सब कुछ चीजें जो चलती हैं पता ही होगा आपको क्या होगा। हाँ जी एक बात मैं बता दूं सर देखो आपको कोरोना की वजह से क्या चेंजेस होंगे हम उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल में बात करते हैं नॉमिनली जो अपना पैटर्न रहता है आपकी किसी भी पेपर में 5 यूनिट से है चाहे आप फर्स्ट पेपर देखें सेकंड देखें चाहे आप पांचों यूनिट्स में आपको पेपर में दो क्वेश्चंस आपके आएंगे। टोटल आपके कितने आएंगे 10 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। लाला वहां पे आयो नहीं जाएगा तुम बुलाते कभी आएगा आजा भैया मत आए भैया को अपना भी आ जाए। अरे आपको टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चन से 10 में से हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है आपने अभी तक 12th लेवल पर पेपर दिया है और वो भी नहीं दिया है साल पेपर भी नहीं दिया है तो वो कोई बात नहीं। ध्यान रहे आपको अब कॉपी भरनी है जितनी कॉपी आप भरोगे उतना आपके लिए भरने से मतलब आपको टोटल जो कॉपी आती है अबाउट 36 पेजेस की आती है। यूनिवर्सिटी कहती है 36 पेजेस में आपको 5 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात भरने का यूनिवर्सिटी की कॉपी यदि प्रोफेसर चेक कर रहा है तो आपने कम भी लिखा होगा तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को पकड़ा दी या फिर जो क्लास होते हैं उन्होंने चेक कर दी तो वो केवल कॉपी भरी हुई देखते हैं आपकी कितनी कॉपी भरी हुई है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्लियर दिखाई देना चाहिए इन सभी चीजों की मार्किंग ऐसा नहीं मार्किंग नहीं आप लोग खुद एक काम करना कभी 2 बच्चे की कॉपी उठाना एक की राइटिंग गंदी हो और एक की राइटिंग अच्छी हो तो आप खुद उस बच्चे को ऑटोमेटिक ज्यादा मार्क्स दोगे जिसकी राइटिंग अच्छी है। ये प्रैक्टिकल चीज है अपनी नेचर है सभी की तो वो आपके साथ में आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हो तो आपको दिक्कत। ठीक है भाई तो आप पहली बात आपको लिखना है और लिखोगे तभी जब बुक पढ़ोगे। आपसे अभी तक क्या कहा है क्या नहीं कहा वो मेरे को नहीं पता लेकिन जो बच्चा बुक पढ़ेगा वो लाइफ में जल्दी सक्सेस होगा जो नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको बुक पढ़ाऊंगा या मैडम ने आपको जो भी कुछ कराया है टीचर किसी ने और कुछ कराया आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा जूलॉजी पढ़ा आपने पढ़ा हम क्या करते हैं सभी लिमिटेड चीजों को कराते हैं क्योंकि बीएससी का कोर्स इतना बड़ा है कि पूरी किताब लेके चले और 12th के तरीके से आपको पढ़ाएं। 12th में तो क्या करते थे आपको टीचर एक एक लाइन बताते हैं तो यदि आप उसी तरीके से चलें तो आपकी तीनों किताबें किसी भी कंडीशन में साल भर में पूरी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं जो हमें मोस्ट लग रहे हैं उनको लेके चलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें मोस्ट ना हो और ऐसा भी हो सकता है जो चीज हमने छोड़ी उनमें से कोई मोस्ट आ जाए तो सारी चीजें हैं तो आप सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है भाई इस साल आपकी केमिस्ट्री इजी है तीनों पेपर ही आपके इजी हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लेकिन अगले साल आपकी केमिस्ट्री टफ होने लगेगी। इस साल आपकी इनऑर्गेनिक भी इजी है इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है केमिकल बॉन्डिंग है आपके उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मतलब ये सारी चीजें कोई एक्स्ट्रा नहीं एस ब्लॉक आएगा पी ब्लॉक आएगा ये चीजें उसमें ऑर्गेनिक आपकी चली रही है ऑर्गेनिक में आपने 2 यूनिट्स तो पढ़ ली आपने
एक आपकी अब इसमें हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट आएगी, एक हेलोहाइड्रेट्स वाली यूनिट आएगी। इस तरीके से ये भी इजी क्वेश्चन कोई ऐसे दिक्कत नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में एक आपके केमिकल काइनेटिक्स 12th में भी आपने पढ़ा था। सरफेस केमिस्ट्री वो है एक चैप्टर एक यूनिट आपको खुद पढ़ना है, वो कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, ना मैं पढ़ाऊंगा ना वो कोई आपको पढ़ाएगा, ना पूरे राजस्थान में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। कौन सी यूनिट है? मैथमेटिकल। आपने अब तक जितनी मैथ पढ़ी है वो बायो वाले बच्चे कितनी हैं आप मैथमेटिकल यूनिट छोड़ के कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें एक ही यूनिट में दो चैप्टर हैं, एक आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर है, एक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर है। मैथमेटिक्स वाला चैप्टर दैट मींस में आपको लॉग भी करनी है, इंटीग्रेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री ज्यादा चीजें रही बायोलॉजी से वो करा ही नहीं सकते आपको, वो स्वाभाविक कंडीशन है, वो प्रैक्टिकल बात है, तो वो आपका चैप्टर प्रैक्टिकल जो आपका मैथमेटिकल वाला चैप्टर वो आपको खुद करना, ठीक है। नो डाउट आप ये माने जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको वो चैप्टर ऑटोमेटिक आता होगा अभी भी, उसमें मोस्ट ऑफ मैथ आपकी 11 12 की होगी, आप बेशक उसको खोल के देखना, फर्स्ट यूनिट ही है आपकी और आपको भी हाँ ये आता है, ठीक है भाई। चले अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि आपका वो पढ़ा हुआ है और अभी आप 12th करके ही आए हो तो जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा। जिस बच्चे को पढ़ना हुआ करे क्लास में बैठे, जिसको नहीं पढ़ना हुआ करे तभी मारा करे बाहर जाए यहाँ भी, ठीक है। शुरुआत पहले दिन की बात है, दोबारा बात नहीं की जाएगी, मेरे को देखिएगा मैं उठा के आपको बात दूंगा, कोई किंतु परंतु नहीं, पढ़ने आए हो पढ़ेंगे बस, ठीक है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एक बार नहीं 10 बार कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल अपन करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे आप पूछो, कोई दिक्कत वाली बात। आपने सपोज घर पर भी जाकर के न्यूमेरिकल किया और आपका नहीं आया, या आपको किसी टीचर ने कहा सर ये मेरा एक ये न्यूमेरिकल और ऐसा आता है, तो आपको न्यूमेरिकल पूछें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ें केवल पढ़ने पर ही, ठीक है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यूनिवर्सिटी का 50% के आसपास रहता है, ये यानी फर्स्ट ईयर में आधे बच्चे फेल होते, और फेल वही होते जो कंसंट्रेशन से नहीं कर रहे, क्योंकि आपसे अभी तक जितने भी टीचर आए हुए उन्होंने आपसे कहा बेटा 12th पास करो फिर कर फिर तो मौज भागे कॉलेज में, सब ये कहते हैं आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने साइंस लिए, जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर स्टेप में आपकी पढ़ाई बढ़ेगी कम नहीं। एक आध किताबें जब चलिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो क्या होगा। चलिए केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, किसको कहते हैं काइनेटिक्स, क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we can study, किस चीज की स्टडी करेंगे? तीन चीजें अपने पास हैं। पहली रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरी कंडीशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तीन चीजें हमें इसमें पढ़नी है। वी कैन स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, affecting factors of rate of reaction, and reaction mechanism is called chemical kinetics. हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं, और उसके बाद उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है। 12th क्लास में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन आगे पढ़ी, क्योंकि आपने वहां पर सिंपल रिएक्शन पढ़ी थी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और उनमें भी आपने कोई विशेष ज्यादा कंडीशन आपने नहीं पढ़ी थी। यहाँ आपको जीरो पढ़नी है, फर्स्ट पढ़नी है, सेकंड पढ़नी है, सेकंड की डबल कंडीशंस पढ़नी है, और nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है।
ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपने वहां नहीं पढ़ी थी 12th में कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर और इक्विलिब्रियम के बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर ऑर्डर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आपने वहां देखा। ये सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने कॉलिजन थ्योरी वहां पढ़ी थी ना, लेकिन कॉलिजन थ्योरी आपने 30 पर पढ़ी थी, डेरिवेशंस आपने उसमें नहीं की, तो डेरिवेशंस भी आएंगे। और सबसे एक चीज अलग, एक एसीपी थ्योरी और इसमें एक्स्ट्रा आएगी जो आपने पहले तक नहीं। ठीक है भाई, तो लिखे पहले तो इसको एक एक करके पर पॉइंट्स को पॉइंट्स से समझते हैं। डेफिनेशन लिखे पहले तो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we can study the rate of reaction affecting factors of rate of reaction and reaction mechanism is called chemical kinetics. Rate of reaction first of किससे डिनोट करते हैं? R। क्या होगा? R इक्वल टू dc अपॉन dt प्लस माइनस, दैट इज R इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या कह सकते हैं? लॉस का क्या है तो कन्वर्ट दिया है। हां, दैट इज क्या कहेंगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट टाइम में जितना भी कंसंट्रेशन चेंज होगा उसको अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लिखें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग डाल के, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product in unit time। कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की चेंज होगी, प्रोडक्ट दोनों की कैसे? आप कोई भी रिएक्शन करेंगे इनिशियली, मैंने कहा आपसे ही रिएक्शन, आप यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम पर हो, यहाँ आपने इसकी कंसंट्रेशन 10 ml ले ली और इसकी 0 ले लिया। अब t इक्वल टू 2 मिनट बाद अपन देखें तो ये कंसंट्रेशन जब इधर से इधर रिएक्शन होगी तो ये कितनी रह गई? 8 m, ये कितनी हो गई? 2 m। तो ये प्रोडक्ट तो अपने रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा ना, तो चेंज तो होगी। अब कोई जरूरी थोड़ा है कि आपसे कहें कि भैया आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है, आपको ये भी तो सकता है प्रोडक्ट की पता हो। आप निकाल तो प्रोडक्ट से भी तो सकते हैं अपन,
ठीक है। अभी आप कहो यहाँ पर T इक्वल टू 4 टाइम्स हो गया, अब यहाँ पर ये 7m रह गई, ये कितनी हो गई 3m हो गई, तो हर बार चेंज तो हो रही है कंसंट्रेशन। भाई सीधी सी बात है, जितनी रिएक्शन होगी उतना प्रोडक्ट और बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की भी चेंज हो गई, रिएक्टिविटी कम होगी। इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर प्लस और माइनस दोनों सिंबल लिखी, क्या शो कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये प्लस और माइनस हमें इंडिकेट करेगा कि हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहले नीचे वाला फॉर्मूला लिख लेंगे फिर ऊपर वाला लिखेंगे। ठीक है बेटा, यहां लिख लेना आप प्लस indicates the increasing in concentration of product minus change in concentration of reactant and product with respect to time। आपसे कहा कोई भी एक रिएक्शन यदि अपनी हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो कंसंट्रेशन क्या होगी, क्या कहेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज, किस फॉर्म में होती है पैराबोला। पैराबोला का मीनिंग क्या होता है, ये तो है पैराबोला, मीनिंग क्या बताते हैं, हमने कहा कि कोई भी चीज पैराबोलिक फॉर्म में चेंज हो रही है उसका मीनिंग क्या है, उसको स्क्वायर के वो आप रिलेशन बता रहे हैं, ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा फिर एकदम से ज्यादा डिक्रीज, आप उल्टा बोल सकते हैं। इनिशियली जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो फास्ट होगी और टाइमिंग के साथ वो वर्किंग स्लो होने लग जाएगी और एक पॉइंट पर आकर के क्या होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, तेजी से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, होती गई फिर स्लो होती जाएगी और फिर एक पॉइंट पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है चेंज नहीं होगी। सिमिलरली प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये रिएक्टेंट्स के लिए है और ये प्रोडक्ट्स के लिए, दोनों ही इस फॉर्म में होंगे पैराबोलिक। क्लियर, क्या ये ऐसा ग्राफ कहीं आपने पढ़ा 11th क्लास में और कहीं इस चैप्टर के अलावा कहीं और पढ़ा? अच्छा आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसा था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या था ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो दोनों ग्राफ्स को मिक्स कर देते हो, वो जो ग्राफ था वो रेट का ग्राफ और यहाँ टाइम था, और वहां जब हम ग्राफ बनाते थे वो इस तरीके से चल के और ये यूं हो जाता था कि रेट क्या हो जाती थी दोनों की इक्वल हो जाती थी, जिसको हम क्या कहते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते थे। और ये किसका ग्राफ है कंसंट्रेशन का, तो दोनों को मिक्स मत कर देना। यहाँ ऐसा नहीं कि जहाँ पॉइंट पर आकर के इसको आप सीधी लाइन खींच दें, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसा करके आ जाते हैं, तो वो चीज अलग है और ये अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इन, चलो लैंग्वेज में लिखें पहले, तो इन एनी रिएक्शन
with respect to time. डालिए लिख दिया। In any reaction, the concentration of reactants decrease with respect to time in parabolic form. Similarly, the concentration of products increase in parabolic form. इसको बना ले ग्राफ। ठीक है, हाँ भाई। अब यहां पे लिखे हैं चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में और प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? यदि हम रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में बात करें और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, हाँ भाई बोल बोल मतलब जो यहाँ पे जैसे जो एक प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट दिया मतलब रिएक्टेंट का वो सेम ही रहेगी रेट का प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट क्या होगी है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो नहीं रहती रेट ऑफ रिएक्शन कभी। यदि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गई तो हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हर रिएक्शन में काम होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस किसमें आती हैं? केवल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के लिए और वो रिएक्टेंट के लिए सब डिफरेंट होगी, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव और कुछ नहीं। देखो आपने कभी पानी में चीनी डिसॉल्व की शिकंजी बनाई होगी तो कभी कोई कंडीशन आपने तो चेक किया कोई ऐसी चीज कि ये चीज ऐसी है कि जो हमें अलग से लगे? बोलो एक टाइम ऐसा है वो जो हम शुगर डालेंगे वो डिसॉल्व नहीं। आप जब चीनी डालकर इसको डिसॉल्व करते हो तो शुरुआत में चीनी तेजी से डिसॉल्व और फिर उस चीनी का डिसॉल्व होना स्लो। हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट से निकाल रहे हैं या प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं? यदि रेट ऑफ रिएक्शन हम देखें तो आपको लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन और हम पैराबोलिक फॉर्म में क्या करें कि इनिशियली कंडीशंस फास्ट होती हैं फिर स्लो हो जाती हैं। पैराबोलिक फॉर्म का मतलब है चाहे कोई चीज इंक्रीज हो रही है चाहे कोई चीज डिक्रीज हो रही है, उसके लिए चेंज इन वो कंडीशन हमेशा डिक्रीज रहेगी। जैसे आपने यहां पर ये ग्राफ बनाया पहला, ध्यान से देखो, आपने कहा ये इस टाइम पर ये T1 T2 कंसंट्रेशन कितनी आ गई? इतना ही टाइम का डिफरेंस में यहां ले लूं, अब कंसंट्रेशन चेंज कितना रहेगा? कम हो गया। पहले जितना चेंज था उसके कंपेयर में कम हो गया। और हमने रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन
तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। इसी चीज को यदि हम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करें कि प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होगा, आपने एक यहां ले लिया, एक आपने यहां ले लिया, इतने ही टाइम का डिफरेंस यहां ले लिया, देखना भैया अब क्या होगा, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। पहले चेंज इन कंसंट्रेशन इतनी थी, अब इतनी है। फिर आप आगे जाओगे तो डिक्रीज होगी, तो हर बार चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जाएगी। इसका मीनिंग क्या निकला कि चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करें, चाहे प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में बात करें, टाइमिंग के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी। क्या हर बार चेंज इन कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, वो भी देख लीजिए। इतने ही टाइम पर हम आगे चले गए, अब और कम हो गई, आगे जाओगे डिफरेंस और कम आ गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है। तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे हम रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में निकालें चाहे प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में निकालें, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पैराबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं। इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दो, अपने आप यदि वो रिएक्शन हो रही है तो वो टाइम के साथ में स्लो ही होती जाएगी। ठीक है, तो लिखें भाई इसमें, in any reaction the rate of reaction decreases with respect to time in parabolic form because the change in concentration decrease with respect to time. ठीक है भैया, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगी, हमेशा डिक्रीज। इसको लिख लें ग्राफ। ठीक है भाई, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है अभी? अच्छा, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आर आई, आर बराबर, ठीक है, यदि हम I को इंक्रीज करेंगे तो R क्या होगा भैया, यदि हम I को इंक्रीज करेंगे तो R डिक्रीज, और V को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा। हाँ जी, I को इंक्रीज करेंगे तो R कंफर्म? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कांस्टेंट रहेगा। आप पढ़ते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते तब आ रहा है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। मुझे बात करनी थी ग्राफ में, यदि मैंने यहाँ पर B और यहाँ पर I लिया, इधर देखो भैया स्ट्रेट लाइन आई, इसका स्लोप कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू क्या है, और अरे स्लोप कैलकुलेट करना क्या होता है स्लोप, tan थीटा, दैट इज यदि अपन इसको निकालें तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, और y अपॉन x का मतलब हो गया I अपॉन v, जो किसके बराबर होगा,
1/r। तो इसका स्लोप क्या होगा 1/r। ठीक है, तो कोई भी अपन रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ेंगे, किसी का भी यदि हम स्लोप बनाएंगे तो याद रहे कि उस रिएक्शन में स्लोप आपको इसी यदि मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं a बराबर b माइनस जेड सी, हमने इसका एक ग्राफ बनाया, ये c ले लिया और ये a ले लिया, कैसा बनेगा? कौन सी इक्वेशन? ये तो लाइन की इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। क्या करेंगे, सबसे पहले हम b की वैल्यू को फिक्स करेंगे। अब हम क्या देखते हैं इसमें, इसको देखते हैं कि क्या है, प्लस या माइनस। माइनस है तो इसको नीचे ले जाते हैं, प्लस होता तो ऊपर ले जाते। अब इसका स्लोप कितना हो रहा है, इसका स्लोप कितना है? कोई माइनस, इसमें तो आई अपॉन भी है ही नहीं, इसमें आई और बी तो है ही नहीं। देखो हमेशा स्लोप वो होता है जो एक्स एक्सिस के साथ में मल्टीप्लाई की या डिवाइड की फॉर्म में। इक्वेशन में देखो एक्स एक्सिस हमने क्या लिया सी, तो सी के साथ में जेड और वो भी किस फॉर्म में माइनस, तो स्लोप क्या होगा इसका माइनस। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में ये काम आएगी, इसमें फिर आप बार बार परेशान होंगे, इसलिए पहले लगा सकते हैं। ln क्या होता है, नेचुरल, मीनिंग क्या होता है इसका, log बेस e। क्या होती है ये log बेस e। हम इसको हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी log टेबल्स हमारे लिए दी जाती हैं सभी बेस 10 पर उनकी वैल्यू हमें दी जाती है। तो यहां यदि मैं इसको लिखूंगा तो 2.303 log बेस 10 याद रहेगा। log बेस e या नेचुरल log को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, मैं देना आपको कंफर्म। log बेस x y इक्वल टू z, मुझे y निकालना है, कितना आएगा बताओ? क्या आवाज क्या आएगा, x की पावर z। जो यहां बेस होता है उस बेस पर इसको पावर बना देते हैं। जो भी यहां बेस होगा, यदि यहां x है तो x लिख देंगे, x की पावर। 10 होता तो 10 की पावर, e होता तो e की पावर। जैसे आपसे कहा जाता ln a इक्वल टू b और आपको a निकालना है। अब इसके लिए बेस कितना है, e बेस है, तो e बेस है तो e की पावर। क्या बात समझ में आई भाई? x की पावर n dx क्या होगा इंटीग्रेशन, x की पावर और को स्ट्रेंथ करेंगे प्लस कांस्टेंट। क्यों लगाया, कब लगाते कब नहीं लगाते, जब आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो। इनडेफिनेट का मतलब जिसमें लिमिट नहीं हो तो हमें कांस्टेंट c लगाना होता है, और यदि हमें वहां लिमिट दे रखी है तो वहां पर कांस्टेंट नहीं होता। क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, log x नहीं ln x। यहां जो log आएगा वो बेस e पर आएगा। आप लोग क्या करते हो, इसमें log याद रखते हो तो आप ये भूल जाते हो बेस 10 पर हम पढ़ाएंगे या बेस e पर पढ़ाएंगे। इसलिए आप अपने आप को मॉडिफाई करो,
लॉग लिखे तो बेस 10 को बोलेंगे अपन, और लॉग बेस ई लिखे हैं तो उसको बोलने में आप पहले लेके चलो, जैसे आपको कभी भी कैलकुलेशंस में मिस्टेक आप नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम में आएंगी। क्या होगा, सॉल्व करेंगे उसको, 10 आगे आ जाएगा। लॉग की वैल्यू याद होंगी शायद आपको कुछ, मैं log 10 तक की आपको वैल्यू दिखा देता हूं, उनको आप लिख लेना, बाकी की चीजें तो आपके बीच में आएंगी, तब मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। log बेस 10 1 2, सभी बेस 10 पर हैं। जीरो, हाँ जी, देखो ये पेपर नहीं आप बिल्कुल कोई भी वैल्यू बता दें, मैं आपको उसका अप्रॉक्स आंसर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। आप एंटी लॉग बता देना, उसका मैं आपको अप्रॉक्स आंसर बता दूंगा, लेकिन आप ये कहें कि लॉग टेबल हमें दे दीजिए और उसकी आप वैल्यू निकालना बता दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने जो स्टडी की है वो फाउंडेशन लेवल, और फाउंडेशन लेवल पर जो कराया जाता है वो लॉग टेबल नहीं देखते, हम उनके मेथड्स यूज करते हैं। मेथड्स का मतलब होता है उनके शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, अगर 2.3 है, 2.3 की वैल्यू याद नहीं करेंगे, हम निकालेंगे 2.5 और 2 की, दोनों के बीच में लाएंगे। ठीक है, तो वो कंपटीशन बेसिस पे बेटर है, लेकिन लॉग टेबल आपको ही पेपर में नहीं मिलेगी, ये भी फैक्ट है। अब नहीं मिलेगी तो आपको भी क्या करना है, या तो आपको लॉग टेबल 10 तक आपको याद रखना है, 10 के बेसिस पर जो नॉमिनली कम हो जाएगी कैलकुलेशन उनको तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो डेसिमल्स में है, जो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे उनको हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो मैं बता देता हूं किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूं। हाँ भाई, कितना हो गया 6 का 7 7 8 1 7 7 8 1 0.845 0.9030 0.9542 41। ठीक है भाई, ये इनकी वैल्यू है। देखो बेटा, यदि आपको यहाँ पर log 25 दिया हुआ है तो बेटा हम निकाल सकते हैं। यदि कोई भी वैल्यू इन डिजिट्स में कन्वर्ट हो रही है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, log 5 की फॉर्म में, तो 2 आगे ले लो, log 5 की वैल्यू हमें मालूम है, मल्टीप्लाई करके निकालो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भैया log 17 निकालो तो पॉसिबल नहीं है। अब ये आपको या तो लॉग टेबल से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, या आपको याद, तो जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में 1 to 10 की डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी उनको आप निकाल सकते हो। ठीक, समझ में आ गई ये बात। अब किसी को और कुछ इसमें पूछना हो, इनको आप जरूर लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल लिख लो इसको, ये तो बार बार आपको काम आएंगे। अब ये चालू कर देखो, आपके बेटा परसेंटेज आपकी आपके दिया 73, हाँ जी 96, हाँ जी हाँ भाई दिया, हाँ भाई दिया। आप में से लगेगा किसी को स्कॉलरशिप मिलेगी इंस्पायर कि बेटा इस साल शायद लग रहा है जो 98 के आसपास है,
एक स्कॉलरशिप होती है इंस्पायर अवार्ड, ठीक है, जिस बच्चे का उसमें नाम आ जाता है और वो लगातार बीएससी कर रहा है उसको गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख रुपए पर ईयर मिलते हैं, ठीक है। और बीएससी करेगा बोर्ड का रखना पड़ता है, बोर्ड का आपको सीबीएसई आपको नहीं मिलेगी, आरबीएसई बोर्ड आता है। देखो कह नहीं सकते अगर कि आपका बेटा आप सुनो आपकी जो जाती है परसेंटाइल जाती है, परसेंटेज जाती है, वो सिस्टम चेंज हो गया 3 साल पहले। आपकी जो परसेंटाइल आती है वो आपके टॉप परसेंटेज बेसिस पर आती है। तो प्रोसेस ये होता है कि इसमें टॉप 1% बच्चों को मिलती है और टॉप 1% आपकी जो परसेंटेज जाती है वो अप्रोक्सीमेटली हमेशा ही 99 तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड में जो मिलने की संभावना रहती है वो कम रहती है। हर बार के साल की बात कर रहा हर साल की बात कर रहे हैं, इस साल की नहीं, हर साल की। इस साल तो और बुरी स्थिति है, रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया। इस साल भी क्या हर साल की कंडीशन है। अब जैसे आरबीएसई बोर्ड में जो हर साल जाती है वो लगभग 92% वाले को मिल जाती है, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं तो 98 वाले का भी नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी बोर्ड की अब देखते हैं ना, आपको वो नंबर डालते हैं आपने, ठीक है। और जनरली वो ये जो स्कॉलरशिप है वो बोर्ड की साइट पर ही आपको दिखाई दे जाएगी। आप बोर्ड की साइट खोलें, उसमें साइड में एक कॉलम चल रहा होगा इंस्पायर अवार्ड 2021 एंड 2022, उसमें अपना रोल नंबर डालना, चेक करना यदि आ रही होगी आपका नाम उसमें रजिस्टर्ड होगा, यदि आपका लेटर निकल रहा होगा तो आपको मिलेगी और नहीं निकल रहा होगा तो नहीं, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट चेक कर लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक मिनट चेक कर लेना, आपको मिलेगी कब, जब आपकी फर्स्ट ईयर में कम से कम 65%। इस साल के बाद मिलेगी और सेकंड ईयर में दोनों साल के एक साथ मिलेगी। 2 लाख रुपए, अब वो 2 लाख नहीं मिलते हैं, 2 लाख में से कुछ आपका अमाउंट जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट का होता है, रिसर्च का होता है, शायद 30,000 रुपए रिसर्च के हैं और 70,000 रुपए आपके एजुकेशन के। तो 70 + 70 एक 40 आपके अकाउंट में जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और आप सेकंड ईयर का मतलब रजिस्ट्रेशन करते हो उसी दिन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो भैया ये जिनका भी एक बार चेक कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शायद आरबीएसई बेटा